हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का लेक्चर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हम लोग आज कूलॉम्स नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसके बारे में जानेंगे और इसमें सब न्यूमेरिकल भी हल करेंगे। और आइए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर अर्थ देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ निकलता है इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैटिक का मतलब फिक्स्ड, यानी कि कोई चार्ज अगर फिक्स्ड है तो उसकी जो स्टडी होती है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। और एक टर्म होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का अर्थ होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब, और ये जो डायनेमिक्स है इसका मतलब गतिशील, यानी कि मूवेबल। यानी कि अगर कोई चार्ज गतिशील है या मूवेबल है तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। और कोई चार्ज अगर फिक्स है तो इसकी जो स्टडी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत किया जाता है। और हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंतर्गत ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है। अतः हम केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, इसलिए अभी के लिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का यूज नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज को देखा जाए तो चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, और पॉजिटिव फॉर एग्जांपल प्रोटॉन हो गया। और इसके अंतर्गत होता है बीटा न्यूट्रॉनिक होता है, या एंटी न्यूट्रिनो इसे कहते हैं, जो कि नाभिक के अंतर्गत जब नाभिक में रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है तो ये जनरेट होता है। चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है? यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला आता है चार्ज इज कंजर्व, यानी कि चार्ज जो है वो संरक्षित रहता है। इसका मतलब यह होता है चार्ज इज कंजर्व का मतलब चार्ज न तो उत्पन्न किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय यानी खत्म किया जा सकता है। जिस प्रकार न तो एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है न खर्च किया जा सकता है, यानी कि एनर्जी को कार्य के रूप में, हीट के रूप में, प्रकाश के रूप में एक स्थिति से दूसरे, यानी कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही खत्म किया जा सकता है। यानी कि चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी चार्ज संरक्षित रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बॉडी को मान लीजिए एक कोई मेटल की बॉडी है
और मान लीजिए कि इस पे +4 कूलम की चार्ज है। अगर इसके पास कोई दूसरा मेटल की बॉडी लेकर आए तो इसमें जो चार्ज होगा, मान लीजिए कि इस पे -2 कूलम चार्ज इससे इसमें आ गया, तो अब इसकी चार्ज कितना बचेगा, +2 कूलम, और इसकी हो जाएगा -2 कूलम, और इसने इससे चार्ज ले ली, जिससे कि इसकी 2 कूलम घट गया और इसकी 2 कूलम बढ़ गया। पहले ये न्यूट्रल था, जब इससे ये ले लिया तो यहाँ भी +2 कूलम आ जाएगा और इसमें से 2 कूलम घट जाएगा। यानी कि अगर अभी भी देखा जाए तो चार्ज कंजर्व है, यानी कि पहले भी 4 कूलम था, अभी भी 4 कूलम है, यानी कि चार्ज इज कंजर्व्ड। और दूसरी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो दूसरी प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब जो वो प्लांक का नियम था, जो क्वांटाइजेशन का नियम उन्होंने दिया था, जो कि उन्होंने कहा था कि जो फोटान है वो फोटान जो है बंडल मतलब बंडल ऑफ एनर्जी, यानी कि जो प्रकाश है छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना होता है, वो भी क्वांटाइज्ड ही होते हैं। इसी प्रकार जो चार्ज है ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब ये भी क्वांटाइज ही होते हैं। यानी कि इनको जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो अगर कोई कहे कि 1.5 कूलम, तो ये गलत है, यानी कि अभी भी कहीं भी 1.5 कूलम चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि ऐसा हो सकता है -15 कूलम हो सकता है, +5 कूलम हो सकता है, लेकिन अगर कोई कहे 2.5 कूलम तो यह गलत है, क्योंकि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है, किसी भी नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ना कि फ्रैक्शनल मल्टीपल। और थर्ड प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें तो एडिटिव ऑफ चार्ज। इसका मतलब यह होता है कि जो चार्ज है वो इसको जैसे हम लोग 2 2 4 बोलते हैं, 5 + 5 10 होता है, ठीक उसी प्रकार हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। यानी कि यह एक तरह से एक अदिश राशि है। यानी कि अगर किसी बॉडी पे 4 कूलम है, किसी पे -4 कूलम है, या किसी पे +2 कूलम है, तो अगर इसका सम करेंगे, अगर इसका टोटल करेंगे तो हम लोग के पास टोटल आएगा +4 कूलम, -4 कूलम, +2 कूलम, यानी कि टोटल 2 कूलम चार्ज आएगा। मतलब कि हम किसी भी चार्ज दिया है बॉडी पे या कहीं भी, तो उसको सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। तो यह है एडिटिव ऑफ चार्ज। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर जैसे कोई चार्ज बॉडी है, जिसपे कि मान लीजिए अगर कोई मेटल ये रॉड है और इससे मान लीजिए 2 कूलम चार्ज है, अगर इस मेटल को हम v वेलोसिटी से मूव करें, यानी इसको किसी गाड़ी में या इसको हम किसी तरह खींचते हुए v वेलोसिटी लेकर जाएं, तो इसकी जो चार्ज है वो वही रहेगी, फिक्स रहेगी, यानी कि इसकी जो चार्ज वो बदलेगी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी चार्ज जो है 2 कूलम से 1 कूलम हो जाए और 1 कूलम इससे हट जाए। इसकी जो चार्ज 2 कूलम पहले थी वो अभी भी 2 कूलम ही रहेगी, यानी कि घटकर 1 कूलम नहीं होगी। इसी मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी चार्ज बॉडी को उस पर पहले से चार्ज है, अगर उसको
गतिशील या कहीं किसी फ्रेम में रख दिया जाए या उसको एक्सेलरेट करवाए तो उसकी चार्ज फिक्स रहती है, यानी घटती बढ़ती नहीं है। ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो कि इम्पोर्टेंट है, कूलॉम्स नियम। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है कूलॉम्स लॉ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड, जेईई, नीट, एनडीए इटेसरा, यानी कि कूलॉम्स नियम। कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इन्होंने बताया कि अगर दो चार्ज है, उनके बीच सेपरेशन आर है या जो भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये चार्ज है दो ठे, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कई विभिन्न चार्ज को लेकर, और उन दोनों के बीच फोर्स इन्होंने देखा। तो इन्होंने ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखा कि, या अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, the force between two charge is, यानी कि जो दोनों चार्ज है, इन दोनों के जो बीच फोर्स लग रहा होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट यानी रिपल्सन होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सन होगा। अगर एक पॉजिटिव, और मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और अगर ये दोनों जो पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन लगेगा, और यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कहा कि जो इन दोनों के बीच फोर्स है, वो दोनों जो फोर्स है इन दोनों चार्ज के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच जो सेपरेशन है आर, उसके जो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, यहाँ सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन चार्ज, यानी कि इन दोनों बीच के जो सेपरेशन है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और इन दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती। इसको अगर फार्मूलेट करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, समीकरण 1, एंड F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और इसको समीकरण 2।
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we find that अगर समीकरण 1 और 2 को मिला दें तो हम पाएंगे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यानी कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और अगर इस समानुपाती चिन्ह को कांस्टेंट में बदले तो f इज इक्वल टू आता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर जो k है, हेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे जो k है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। और k इज इक्वल टू एक और होता है, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका कंबाइंड वैल्यू यानी इस पूरे का वैल्यू भी 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। और ये जो है इसकी k की यूनिट है और ये मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे कूलम्स नियम के अनुसार यही है कि जो दोनों के बीच जो फोर्स होता है, दोनों के बीच के दूरी के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यहाँ पे ये भी देख लीजिए, अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, सॉरी अट्रैक्शन होगा। और एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। और मान लीजिए यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और इसे एक और नाम दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी पर यानी कि इसका नाम एप्सिलॉन नॉट है और ये जो है रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मान अगर हवा है तो वहां पे कुछ और होगा, अगर इसी चार्ज को पानी में रख देंगे और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे या फोर्स निकालेंगे दोनों के बीच का तो कुछ और आएगा। यानी कि ये रिलेटिव टर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका मान जो है वो वायुमंडल या जहां भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां के इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर वायु में करेंगे तो कुछ मान और होगा, जल में करेंगे तो कुछ मान और होगा, अगर किसी ऑयल में कर रहे हैं तो वहां पे मान कुछ और होगा। तो अगर मान लीजिए किसी हम अन्य जगह यानी वैक्यूम जिसे निर्वात बोलते हैं उससे डिफरेंट कंडीशन में फोर्स से निकाले तो क्या होगा, तो बस वहां पे फोर्स हो जाता है। एक मतलब टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मान लीजिए हमने जो चार्ज है ये हो गया, इसमें जल भरा है और यहाँ पे
ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2 और इनके सेपरेशन R है। तो अब इन दोनों के बीच अगर फोर्स निकालेंगे तो इस फोर्स से अगर कैलकुलेट करेंगे तो जवाब यानी कि जो आंसर होगा वो करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर इसके लिए अगर सूत्र दिया जाए तो इसके लिए करेक्ट सूत्र होगा, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट R, ये हो जाएगा बटे R स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट चेंज हो गया है वो इसमें चेंज हो गया है। ये जो R है इस जल का जो है रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अगर जल दिया रहेगा तो इसका मान दिया रहेगा, यानी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर जल में दिया है और हम लोग को फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर निर्वात है या वैक्यूम है तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। बस ज्यादा चेंज नहीं होता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ये चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, इसी को मतलब इसमें चेंज कर देते हैं। अगर जल के अलावा कोई ऑयल है या कोई डिफरेंट कंडीशन है तो वहां पर इसकी वैल्यू जो है दिया रहेगा और हम लोग उसकी वैल्यू यहाँ पर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वाला न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे कि हम लोग का कूलॉम्स नियम और क्लियर हो जाए। तो हम लोग अब आगे बढ़े और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कूलॉम्स नियम। ये पहला एग्जांपल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये जो साइड है इसकी लेंथ 1 मीटर है। इक्विलेटरल है यानी कि तीनों की साइड एक बराबर होगी। और ये रहा 2 कूलम, ये रहा -2 कूलम, ये रहा +2 कूलम। तो यहाँ पर हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन -2 कूलम चार्ज। यहाँ पे हम लोग को जो -2 कूलम चार्ज है उस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पीछे बात किए थे कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फोर्स की जो नेचर होगी वो अट्रैक्टिव होगी, यानी दोनों चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर दो फोर्स है और दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो उनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा, अरे सॉरी रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो यहाँ जो ये दोनों चार्ज है आपस में रिपेल करेंगे और ये दो और ये वाला आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो -2 कूलम वाला फोर्स जो इस पे लगाएगा वो उसकी डायरेक्शन जो होगी इधर होगी, क्योंकि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन के कारण ये वाला जो +2 कूलम चार्ज है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा फोर्स से। सेम टू सेम यहाँ भी होगा, ये भी इसी अपने तरफ खींचेगा।
और अगर न्यूटन्स के नियम का, अगर थर्ड नियम का उपयोग करें तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाता है तो वह बॉडी भी उतना ही फोर्स लगाती है, बस अपनी जो डायरेक्शन है वो उल्टा रहता है। यानी कि अगर ये वाला चार्ज इसको -2 कूलम से खींच रहा है तो ये भी चार्ज इसको अपनी तरफ -2 कूलम -2 कूलम वाले चार्ज को खींचेगी अपनी तरफ। यहाँ पर हम इसको इधर की ओर नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि हम लोग को जो फोर्स निकालना है केवल -2 कूलम पे फोर्स निकालना है। अगर एक कंसेप्ट और देखे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इसमें यह आता है जैसे कि अगर हम लोग को -2 कूलम पे फोर्स निकालना है तो इसके कारण इस पे कितना फोर्स होगा वो निकालेंगे, इस चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स होगा वो निकालेंगे, तो टोटल फोर्स -2 कूलम पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी तो दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे, +2 कूलम +2 कूलम आपस में फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स कहाँ गया? तो हम जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि अगर किसी स्पेसिफिक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो बाकी उस चार्ज को छोड़कर बाकी अलावा जो चार्ज है उसके कारण फोर्स निकाल लीजिए इस पे, और उसके अलावा जो सब फिर आपस में फोर्स लगाएंगे उसको इग्नोर कर दीजिए। यानी कि ये वाला जो आपस में फोर्स लगाएंगे इसको इग्नोर कर देंगे और इन दो, इसका फोर्स इस पे, इसका फोर्स इस पे निकाल देंगे और वेक्टर की तरह जोड़ देंगे। वो आ जाएगा नेट फोर्स ऑन -2 कूलम चार्ज। तो इस वाले डायरेक्शन को नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग को केवल -2 कूलम पे चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये रहा -2 कूलम चार्ज, इधर की ओर फोर्स F2 वाला लगा रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स है एक, इसको भी F2 ही मान लीजिए। क्योंकि देखिए डिस्टेंस भी सेम है, ये भी 1 मीटर डिस्टेंस, ये भी 1 मीटर डिस्टेंस, ये भी +2 कूलम चार्ज, ये भी +2 कूलम चार्ज, यानी कि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि फोर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। और ये एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजा बराबर है तो सिंपली 60 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ भी है 60 डिग्री का कोण। अब हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। तो अगर यही कंसेप्ट यहाँ लगा दें तो यहाँ पर जो नेट फोर्स हो जाएगा F नेट हो जाएगा √ इस वाले फोर्स का स्क्वायर यानी F2 का स्क्वायर प्लस इस वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ये वाला F2 गुणे ये वाला F2 गुणे cos थीटा। अब यहाँ cos थीटा गुणा करेंगे तो ये जो थीटा है इन दोनों के बीच का कोण है, तो इन दोनों के बीच कोण जो है 60 डिग्री है, इसीलिए हम यहाँ 60 डिग्री ले लेंगे। और अब पता है कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 रख देंगे और F नेट कैलकुलेट करेंगे तो F नेट √F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, 2 F2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे F2 है तो F2 का स्क्वायर हो जाएगा
गुणे cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 ये कट जाएगा, तो यहाँ से 2f2 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर हो जाएगा 3f2 का स्क्वायर अंडर रूट। अब f2 स्क्वायर है, इसको करड़ी से बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा f2 अंडर रूट 3, यानी कि जो फोर्स नेट फोर्स है वो f2 अंडर रूट 3 है। बस यहाँ हम लोग को अब निकालना है f2 का मान, तो f2 का मान हो जाएगा k q1 q2 बटे r स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, q1 और q2 का मान 2 कूलम है, रख दीजिए। k का मान पता है 9 गुणे 10 के घात पे 9, और q1 का मान 2 कूलम, q2 का मान 2 कूलम बटे डिस्टेंस 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4 9 36, यानी कि 36 गुणे 10 के घात पे 9 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे एफ नेट निकालना है, तो F2 का मान रख दीजिए अंडर रूट 3 गुणे F2 का मान ये रहा, यानी कि 36 अंडर रूट 3 गुणे 10 के घात पे 3 न्यूटन आंसर हो गया। और हम लोग एक टॉपिक मिस कर दिए हैं, वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हम लोग को कूलॉम्स नियम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग वेक्टर्स फॉर्म देख लेंगे कूलॉम्स नियम की। तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करें, तो दिस इज अ स्क्वायर हैविंग 4 मीटर लेंथ और एक 5 कूलम चार्ज है, और इधर मान लीजिए 4 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस 3 कूलम, और एक इसके सेंटर में जो है प्लस 1 कूलम का चार्ज है, और ये तो 4 मीटर है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम चार्ज। तो इसके पहले हम लोग जैसे न्यूमेरिकल किए थे, जो पहला न्यूमेरिकल था, तो ठीक उसी प्रकार ये भी करेंगे। यानी कि पहले देखेंगे कि चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सन, और 2 चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, हम लोग का जो फोर्स निकालना है प्लस 1 कूलम पे निकालना है, तो बस हम यहाँ क्या देखेंगे कि 1 कूलम पर ये जो चार चार्ज है उस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, बस। अब ये नहीं देखेंगे कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स है, इन दोनों के बीच, वो सब इग्नोर कर देना है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि अगर प्लस 1 कूलम चार्ज पे फोर्स निकालना है तो इस चारों को देखिए, फिर इन दोनों के बीच जो आ रहा है उसको भूल जाइए। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन होगा, यानी जो प्लस 2 कूलम है इसको धक्का मारेगा, यानी दूर भगाएगा इस डायरेक्शन में। अब बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये जो प्लस 1 है इसको इधर क्यों नहीं मार रहा है, तो पीछे ही बताए हैं, क्योंकि हम लोग को प्लस 1 पे निकालना है, इसलिए ये वाला नहीं लेंगे। अगर 2 कूलम पे निकालना होता तो ये वाला इग्नोर करके ये वाला डायरेक्शन लेते हैं।
तो +2 कूलम इसको इधर ढकेलेगा, और ये -3 कूलम है, और ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा तो ये इस अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि माइनस है, और ये दोनों प्लस होने के कारण ये वाला 2 कूलम इसको धक्का मार के दूर भगाएगा, और ये भी अपने तरफ इसको खींचेगा, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन होगा। और ये देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, यहाँ पर रिपल्सन होगा, यानी +5 कूलम वाला चार्ज इसको इधर भगाएगा। तो अगर 1 कूलम का एफवीडी बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये रहा +1 कूलम, इधर इसको फोर्स F5, इधर इसको फोर्स F2, और ये भी अपनी तरफ इसको इधर खींच रहा है, इधर फोर्स F3, और इधर फोर्स F4। तो अब सबकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और सिंपली वेक्टर नियम के अनुसार फाइंड द फोर्स ऑन +1 कूलम, यानी नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो आइए सबकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो F2 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R²। K का मान 9 गुणे 10 के घात पे 9 गुणे Q1 का मान 1, Q2 का मान 2। डिस्टेंस ये देखिए, ये रहा 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। अब ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है। यहाँ देखेंगे तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये जो डिस्टेंस होगा 4√2, यानी कि 4√2 ये डिस्टेंस होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसका आधा बोले तो 2√2 होगा। इसका अगर आधा करेंगे, ये वाला पूरा डिस्टेंस 4√2 है, तो ये वाला डिस्टेंस इसका आधा करेंगे तो 2√2 आएगा। तो डिस्टेंस है 2√2 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 9 गुणे 2 गुणे 10 के घात पे 9 बटे के, इसका वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 2 आएगा, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2.25, ये आ गया F2 का मान। इसी प्रकार F3 का मान हो जाएगा 9 गुणे, इस बार सीधे मान रख रहे हैं, बार बार समय बर्बाद हो रहा है, 9 गुणे इतना, और Q1 का मान हो जाएगा F3 ये है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा के, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये भी होगा, यानी कि 2√2 का स्क्वायर। यहाँ पे -3 कूलम, यानी कि यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय जो माइनस है उसको भी प्लस में लिया जाता है। तो यहाँ पे 3 9 27 गुणे 10 के घात पे 9 बटा के, इसका वर्ग करेंगे 4 गुणे 2, यानी कि 27 बटे 8 गुणे 10 के घात पे 9, और इसका मान कैलकुलेट करेंगे तो 8 तिरिक 24, 10 यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो फिर एक बार ले जाएंगे तो 8 तिरिक 24, 60 हो जाएगा। फिर एक बार 8 7 56, 4 ये हो जाएगा 8 5 40 गुणे 10 के घात पे 9, यानी कि F3 का मान ये आ गया। इसी प्रकार F4 का मान ये रहा, F4 ये वाला डिस्टेंस, इसमें देखेंगे तो डिस्टेंस सेम आ रहा है, बस चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो ये हो जाएगा ना गुणे 4 गुणे 1 बटा के,
इसका सीधे वर्ग कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 गुणे 10 के घात पे 9 न्यूटन। ये सब न्यूटन में आ रहा है, न्यूटन में लिख रहे हैं। और यहाँ पे F5 का मान आ जाएगा 9 गुणे 10 के घात पे 9 और 5 गुणे के 1 बटे के, इसका सीधे यहाँ पर रख ही दे रहे हैं, यानी कि 45 गुणे के 9 बटा के 8। तो इसका भी अगर मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8×5 = 10.5, 8 छक्का 48, 2 20 हो गया, 8 दूना 16, 8×5 = 40। ये आ गया पूरे 10 के घात पे। यहाँ पे सबका मान निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए अगर ये वाला इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे ये वाला, तो आइए वेक्टर नियम अब लगाते हैं। तो एफ नेट जैसे उस बार निकाले थे इसी प्रकार ये वाला भी निकालेंगे। मान लीजिए कि अगर ये वाला पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्लस F2 कर दे रहे हैं, तो अब ये वाला प्लस ले रहे हैं तो ये वाला माइनस लेना होगा। अगर ये वाला प्लस मान रहे हैं तो ये वाला माइनस मानना होगा। तो प्लस माइनस F2 करना होगा और F5, और इसको प्लस ले रहे हैं तो अब इसको भी माइनस लेना होगा। प्लस के F3 कर रहे हैं तो माइनस F4 करना होगा। आप किसी को चाहे इसको प्लस लीजिए तो इसको माइनस लेना होगा, अगर इस वाले को प्लस लेंगे तो इसको माइनस लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर है। अगर ये इधर इसको खींचेगा तो ये वाला F3 इसको इधर खींचेगा, यानी एक को प्लस लेना होगा तो एक को माइनस लेना होगा। तो यहाँ पर अगर सीधे मान रखे, यहाँ पे देखिए 10 के घात पे 9 सब में कॉमन है, तो 10 के घात पे 9 सबसे कॉमन ले रहे हैं। F2 का मान +2.25, यहाँ पे माइनस है, माइनस F5 यहाँ है 5.625, और प्लस F3 का मान ये रहा 3.375, माइनस F4 ये रहा 4.5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा से गलती हो रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए ये F2 F3 सब आ गया है। अब ये देखिए, ये जो पूरा 180 डिग्री है, तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री है, और ये कोण भी 90 डिग्री है, यानी कि ये कोण 90 डिग्री है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा F2 एंड F3 का रिजल्टेंट इस प्रकार होगा। FR इसको बोल दीजिए, और F5 और F4 का जो रिजल्टेंट होगा इसको इधर बोल दीजिए। मान लीजिए FS है, तो FR का मान जो होगा वो हो जाएगा √F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे F2 F3 गुणे cos 90 डिग्री। अब यहाँ cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये वाला जो टोटल टर्म है वही 0 हो जाएगा। सीधे से मान इसका मान वर्ग करके हम लोग ऐड कर देंगे। तो F2 का मान ये रहा और F3 का मान ये रहा।
यहाँ पर 9 का जो वर्ग है वो कॉमन है, यानी कि 10 के घात पे 9 कॉमन ले रहे हैं और सीधे यहाँ पर इसको हल कर दे रहे हैं। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ये रहा एफ आर। सिमिलरली एफ एस की बात करें तो 10 के घात पे 9। यहाँ पे देखिए ये भी 90 डिग्री है, तो ये उसमें भी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या करिएगा, अब यहाँ पर F2 F3 के जगह F4 और F5 लेना है। तो यहाँ से 4.5 का स्क्वायर प्लस ये रहा 5.625 का स्क्वायर। अब क्या करिएगा, इसका वर्ग करके जोड़ के अंडर रूट लेके इसको हल कर लीजिएगा। फिर इसको हल करने के बाद एफ नेट निकालना होगा। तो क्या करिएगा, एफ वेक्टर एस माइनस एफ वेक्टर आर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही एफ नेट का मान होगा। यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि एक की डायरेक्शन उधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, यानी कि एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, इसलिए दोनों की जो डायरेक्शन है वो सीधे विपरीत है, इसलिए वो मतलब घट जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद जो है अगले क्लास में अब बात किया जाएगा। उस अगले क्लास में सब एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद जो वेक्टर फॉर्म है कूलॉम लॉ का, कूलॉम नियम का, फिर उसके बाद जो आगे का टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे।